नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं समास। समास अगर हम इसको परिभाषित करें तो अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, इस विधि को हम समास कहते हैं। अर्थात समास का काम होता है दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को मिलाकर एक नया स्वतंत्र शब्द का निर्माण करना, उसकी रचना करना। इस विधि को हम, इस नियम को हम, इस रूल को हम समास कहते हैं। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि समास में हम दो या दो से अधिक जो संबंध वाले शब्द होते हैं उनको परस्पर आपस में जोड़ा जाता है। उनको जोड़कर हम एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि जैसे देश का वासी, यह तो अपने ही देश का वासी है, तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, देशवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया कि बीच का जो का है उसको बीच से हमने उसका लोप कर दिया, उसको हमने गायब कर दिया है। तो एक बात और समझने वाली है कि जो देश शब्द है और जो वासी है, तो इन दोनों में परस्पर आपस में संबंध होता है। संबंध होता है तो इसी आधार पर हम इनका मूल्यांकन भी कर पाते हैं। तो अब आप बात को समझ गए होंगे। दूसरी एक विशेष बात है जो समझने के लिए हमें जरूरी है। समास में और समास विग्रह में अंतर होता है। अर्थात समास विग्रह का मतलब है जब हम समासिक पदों को विस्तृत कर देते हैं, उनको बड़ा कर देते हैं। और सामासिक पद वो होता है जब हम उसके बीच के शब्दों को अदृश्य कर देते हैं और उसके जो कारक चिन्ह होते हैं उसको भी हम हटा देते हैं। वहां पर हम उसको सामासिक पद कहते हैं। समास हो चुका वहां पर होता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, देश का वासी, ये समास का विग्रह है। अर्थात हमने समास को विग्रह कर दिया। विग्रह होता है उसको अलग अलग रूप में प्रकट करना। जितने भी उसके शब्द थे उतने ही उसके सामने, हमारे सामने स्पष्ट करके ले आना। लेकिन जो देशवासी शब्द है, देशवासी शब्द में आपने देखा कि हमने बीच के कारक चिन्ह को लोप कर दिया है, उसको अदृश्य कर दिया है। तो हमने एक नया स्वतंत्र आजाद शब्द बना दिया है, वह है देशवासी। देशवासी का मतलब है जो देश में वास करता है, हमारे देश में रहता है। तो अब ये बात समझ गए होंगे। अगली विशेषता क्या है कि समास में दो ही पद होते हैं, दो से अधिक पद नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी शब्द देखा है देशवासी, तो आप देख रहे हैं कि देश और वासी, इसमें दो ही पद हैं। हमने इन दोनों को संयुक्त कर दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है। इससे अधिक पद समास में नहीं हो सकते हैं। हाँ, समास विग्रह अगर हम करते हैं तो उसमें अधिक हो सकते हैं। समास के दो ही पद होते हैं और वो जो दो पद होते हैं उनको भी नाम से पहचान मिली है। पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है आधा पहले वाला और उत्तर का मतलब होता है बाद का, अर्थात आधा जो बाद का है। तो इस प्रकार समास के दो ही पद होते हैं जिसको हम संयुक्त करने पर एक सामासिक पद का निर्माण कर लेते हैं। एक अन्य उदाहरण से आप बात को समझें। जैसे हम कहते हैं कि रेल गाड़ी। अब रेल जो शब्द है और गाड़ी शब्द है, रेल शब्द हमारा हो गया पूर्व पद, गाड़ी हो गया उत्तर पद, अर्थात आधा जो बाद वाला है। अर्थात समास में दो ही पद हो सकते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम उसको दो ही रूपों में विभाजित कर सकते हैं। अब हमने जब रेलगाड़ी सामासिक पद बनाया है, समास हमने उसको बनाया है, तो हमने क्या किया है कि बीच से जो भी है, जो भी शब्द थे, पद थे जो आपस में जुड़े हुए थे, हमने उनका लोप कर दिया, हमने उनको गायब कर दिया। अगर हमें कहा जाए कि रेलगाड़ी सामासिक पद का हमें विग्रह करना है तो इसका बनेगा रेल पर चलने वाली गाड़ी।
इसका मतलब क्या हुआ, रेल कहते हैं लोहे की पटरी को, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब आप बात को समझ गए होंगे। तो रेलगाड़ी शब्द हमने सामासिक पद उसका बना लिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रेलगाड़ी है, रेल पर चलने वाली गाड़ी है, उसके लिए अलग से हम पटरियों का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा, हम उसके ऊपर साइकिल नहीं चलाते, कार नहीं चलाते, बस ट्रक नहीं चलाते हैं, कुछ भी नहीं चलाते हैं, उस पे केवल रेल ही चलती है, ट्रेन ही उसके ऊपर चलती है, और हमने उसको संक्षिप्त करके सामासिक पद बना के रेलगाड़ी कर लिया है। ऐसे ही आपने देखा, आपने दही बड़ा खाया होगा। दही बड़ा का मतलब क्या होता है, दही और बड़ा पूर्व पद और उत्तर पद हमने इसमें समाहित कर दिए हैं। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा, अब देखते हैं कि जो बड़ा होता है वह दही के अंदर डूबा डूबा हुआ होता है, हम उसको खाते हैं। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, में डूबा हुआ, हमने इन पदों को बीच से लोप कर दिया है, इनको हमने अदृश्य कर दिया है, और हमने सामासिक पद इसका बना दिया है। अब आप बात को समझ गए होंगे। दूसरी एक और बात है समझने के लिए, जो समास होता है वह कछुए के समान होता है। कछुआ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आपने टीवी पर देखा होगा, किसी कार्टून में देखा होगा। कछुआ जब चलता है तब वह अपना मुंह बाहर निकाल लेता है, अपने हाथों पैरों को चारों को बाहर कर लेता है, और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। जब उसको लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, या मुझे आराम करना है, या मुझे कोई खतरा है, तो वह क्या करता है, अपने मुंह को, अपने हाथों को, पैरों को समेट लेता है, और उस कटोरा नुमा अपनी खोपड़ी के नीचे, उस कटोरे के समान जो उसका कमर होती है, उसके नीचे अपने आप को समेट लेता है। आपने इस बात से क्या समझा कि जब वह अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को बाहर निकाल के अपने आप को बड़ा कर लेता है, तब भी वह कछुआ ही कहलाता है। जब वह अपने आप को समेट लेता है एक स्थान पर, तब भी वह कछुआ ही कहलाता है। तो ऐसे अब आप समझ गए हैं। तो जो हमारे शब्द होते हैं, हम उसको विग्रह करके भी प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, और हम भाषा में चमत्कार लाने के लिए, उसकी सुंदरता बनाने के लिए, अन्य कई लाभों के लिए, या व्याकरण की दृष्टि से उसको और अच्छा बनाने के लिए हम सामासिक पदों का प्रयोग भी करते हैं। तो हमारे समास होते हैं वो कछुए के समान, हम उसको मानते हैं। मतलब क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि यह तो हमारा देशवासी है, या हम यह भी कह सकते हैं यह तो हमारे देश का वासी है। दोनों तरीके से हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो देशवासी शब्द है वह अधिक चमत्कारिक लग रहा है, वह ज्यादा अच्छा अनुभव हमें करा रहा है। तो यही हमारा समास होते हैं। इसके बाद है जी, समास के भेद कौन कौन से हैं जी। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है अव्ययी भाव समास। एक बात और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, उसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से जन्म होने के कारण इसमें लगभग 80% शब्द हम संस्कृत के ही अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो हैं लगभग 20% जो शब्द हैं वो हमारे तद्भव होते हैं, देसी होते हैं, विदेशी होते हैं, संकर शब्द होते हैं। वो सारे 20% के आसपास ही हमारे होते हैं। तो समास हमारी संस्कृत भाषा से आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो माता होती है हमारी, उसके जो संस्कार होते हैं वह हमारे बच्चों के अंदर भी आ जाते हैं। अर्थात हमारी जो बेटी होती है वह माँ जैसा ही बनना चाहती है, वैसे ही उसके अंदर गुण होते हैं, काम करने का तरीका, बोलचाल का तरीका। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा ने अपनी बेटी हिंदी को कुछ ऐसे ही गुण दिए हैं। अर्थात लगभग 80% शब्द हम हिंदी में संस्कृत के ही प्रयोग करते हैं। तो समास हमारे संस्कृत से ही आए हैं। इससे एक और बात सीखने को मिलती है कि अनेक शब्द ऐसे हैं
मोस्टली ऐसे शब्द है, अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा की ही हैं, जिसको हम समास में प्रयोग करते हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे, परीक्षा की दृष्टि से हम उसको किस तरीके से कर पाएंगे, ये सारी चीजें हमें समझनी है। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की कारक विभक्तियों जैसे का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बात को कैसे समझ पाएंगे आप? जिस समस्त पद का, समस्त पद का मतलब है जिसमें समास हो चुका है। जैसे अभी हमने क्या उदाहरण लिया था, देशवासी, देश का वासी का हमने क्या किया था, देशवासी। तो जो देशवासी शब्द है वह हमारा समस्त पद है, समासिक पद है। समस्त पद का मतलब समास ही होता है। तो जिस समस्त पद का अर्थात जिस समास का पूर्व पद आधा पहला जो हिस्सा है गौण होता है, अर्थात वो छोटा माना जाता है, मुख्य नहीं होता है, तथा उत्तर पद जो आधा बाद वाला हिस्सा उसका होता है वह प्रधान होता है, मुख्य होता है। और दोनों पदों के बीच की कारक विभक्तियों, कारक विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, हम उसको अदृश्य कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक के 8 भेद होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, वो आपको पता है। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम 8 भेदों की गिनती नहीं करते हैं, अपितु इसमें जो प्रथम है अर्थात जो हमारा कर्ता कारक है जिसका चिन्ह है ने, हम इसको तत्पुरुष समास में सम्मिलित नहीं करते हैं। अंतिम है हमारा संबोधन, हे, अरे, ओ, ये कारक चिन्ह आपने देखा, कारक की विभक्ति उसकी जो होती है, कारक विभक्ति का मतलब कारक चिन्ह को ही हम मानते हैं। तो ये जो होते हैं पहला और अंतिम जो भेद है उसको हम तत्पुरुष समास की श्रेणी में नहीं मानते हैं। बीच के जो 6 भेद हैं उसको हम तत्पुरुष समास की श्रेणी में स्वीकार करते हैं। तो अब आप बात को समझ गए हैं। इस समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के चिन्हों का लोप हो जाता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि कर्ता और जो संबोधन है उसको हम इसमें नहीं गिनते हैं, उसके कारक चिन्हों का हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही हम उनका लोप करते हैं। अब उदाहरण से बात आप समझ पाएंगे। नेत्र से हीन, यह आदमी तो नेत्र से हीन है। आपने देखा कि हम ऐसे भी प्रयोग कर लेते हैं वाक्य में इन शब्दों को, पदों को, लेकिन हम क्या प्रयोग करते हैं, यह तो नेत्रहीन है। अब इसमें 2 पद हैं, नेत्र है पूर्व पद, हीन है उत्तर पद, बाद वाला पद है जो। अब इसको हम कैसे समझेंगे? पूर्व पद गौण होता है अर्थात मुख्य नहीं होता है। हीन जो पद है उत्तर पद है, यह इसमें उत्तर पद प्रधान पद है, मुख्य है। कैसे? नेत्र से हीन। अब यहाँ पर आंख मुख्य रूप से नहीं बताई जा रही है, अपितु आंखों की हीनता की तरफ इशारा करने की कोशिश की जा रही है। अर्थात जो नेत्रहीन होता है उसकी आंखें नहीं होती है, नहीं होना मुख्य है, अर्थात हीन नहीं होना उसका। तो नेत्रहीन में उत्तर पद मुख्य है, नेत्र जो पूर्व पद है वह मुख्य नहीं है। ऐसे ही दान में वीर, मोहन तो दान में वीर है। दान में वीर का मतलब होता है जो दिल खोलकर दान दूसरों को देता है। तो दान में वीर, अब आपने देखा कि कर्ता ने कर्म को करण से, पहले उदाहरण में आपने देखा नेत्र से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक चिन्ह को हमने बीच से हटा दिया है। दान में वीर, इसमें हमारा अधिकरण में पर, अधिकरण कारक चिन्ह को हमने इसमें हटा दिया है। जबकि हमारा जो पहले वाला है नेत्र से हीन, तो इसमें जुदाई की बात हो रही है अपादान से, तो अपादान कारक इसमें हमारा जो प्रयोग हुआ था हमने उस कारक चिन्ह को बीच से हटा दिया, क्योंकि से का प्रयोग जुदाई के लिए भी हम करते हैं, अलग होने के लिए भी करते हैं। उसकी आंखों से जुदाई है अर्थात आंखों में उसकी रोशनी नहीं है। तो आप देख रहे हैं अगला जो है स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक चिन्ह हमने हटा दिया है। ऐसे ही राष्ट्र का पति, पति होता है मालिक, स्वामी,
मुखिया। तो इसमें जो पति शब्द है, देश जो शब्द है, राष्ट्र जो शब्द है, वह गौण है, मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है, जबकि पति जो शब्द है वह मुख्य है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो संबंध कारक चिन्ह का को हम बीच से लोप कर देते हैं और यह राष्ट्रपति जो शब्द बन गया, यह हमारा सामासिक पद बन गया है। अब आप बात समझ गए हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है और इसका सामासिक पद बनाते समय बीच के कारक चिन्हों का हम लोप कर देते हैं, उनको हम अदृश्य कर देते हैं, उनको हम गायब कर देते हैं। इसके बाद है जी हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समस्त पद में अर्थात जिस सामासिक पद में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात सामासिक पद में वही दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो एक पद होता है वह विशेषण होता है और दूसरा होता है विशेष्य। या तो विशेषण विशेष्य पद होंगे या उपमान और उपमेय दो पद होंगे, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब इनको भी समझना अनिवार्य है कि इन चारों में अंतर क्या है, इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे मैंने कहा कि गोरा लड़का या सुंदर लड़का। अब जो लड़का शब्द है वह तो हो गया विशेष्य, अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं उसको ही हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सुंदर लड़का। अब लड़का जो शब्द है, हम लड़के की ही बात कर रहे हैं, लड़के की विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सुंदर लड़का जो पद हैं, शब्द हैं, इनमें जो लड़का शब्द है वह विशेष्य कहलाएगा। उसकी विशेषता है क्या, उसके अंदर स्पेशलिटी क्या, उसके अंदर खास बात क्या है कि वह सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है वह विशेषण हो गया जी हमारा। तो अब समझ गए हैं कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक दूसरी पहचान और हमें देखने को मिलती है कि इसमें उपमान और उपमेय का संबंध भी हो सकता है, आपको मिलेगा। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे? उपमान जो होता है, उपमान वह होता है जिससे हम तुलना करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान होता है। उपमेय वह होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो वह उपमेय कहलाता है। मतलब यह है कि विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय में समानता नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, यह हमें समझना अनिवार्य है। कैसे? मैं कहता हूं कि गीता तो मेरी बेटी जैसी है। अब आप बात को समझ रहे हैं, मैंने एक वाक्य प्रयोग किया है, गीता तो मेरी बेटी जैसी है। अब आपने देखा कि मैं गीता की तुलना कर रहा हूं, बात समझ में आ गई आपको? तो गीता की मैं तुलना कर रहा हूं तो गीता उपमेय कहलाएगी, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है। अब मैंने कहा गीता तो मेरी बेटी जैसी है। अब मैंने गीता की तुलना किससे की है? मैंने उसको किससे कंपेयर करने की कोशिश किया? अपनी बेटी से। तो जो मेरी बेटी है, जो बेटी शब्द है, वह उपमान कहलाएगा, अर्थात जिससे कंपेयर किया जाता है और जिसको कंपेयर किया जाता है, ये दो शब्द हमें पहचानने होते हैं। जबकि विशेषण और विशेष्य में ऐसा नहीं होता, उसमें तो कोई वस्तु होती है, उसमें विशेषता क्या है? मैं कहता हूँ कि गोरा लड़का, मैं कहता हूँ कि सुंदर लड़की, मैं कहता हूँ कि मोटा लड़का, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध इनमें दिखाया जाता है, जबकि उपमान और उपमेय कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करें। नीला है जो कमल, ये तो हो गया समास का विग्रह है। हमने क्या किया है और जो पदों को बीच से अदृश्य कर दिया, हमने उनको हटा दिया है। हमने क्या किया, इनको हटाकर एक सामासिक पद बना दिया है, नील कमल। अब आपने देखा कि हम कमल की बात इसमें करना चाहते हैं। कमल शब्द है संज्ञा या सर्वनाम में से एक है, अर्थात ये संज्ञा शब्द है। कमल की विशेषता क्या है?
वो नील कमल है, वो नीले रंग का कमल है, नीला है जो कमल, अर्थात उसकी विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है। तो आप देख रहे हैं कमल शब्द है वो विशेष्य है, जिसकी हम विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी विशेषता हमने क्या बताई है कि वो नीले रंग का है, वह पीला, हरा या गुलाबी या अन्य रंग का नहीं है, वह नील रंग का है। उसकी खास बात है, उसके अंदर विशेषता है, उसकी विशेषण शब्द है उसके लिए। तो हमने देखा पूर्व पद इसमें विशेषण है और उत्तर पद जो कमल है वह विशेष्य कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण समझे, कमल नयन। अब हमने इसका विग्रह क्या किया है, कमल के समान नयन। जब भी हम किसी की सुंदर आंखों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम या तो कमल के साथ करते हैं, या हम मृग हिरण की आंखों से करते हैं, या हम करते हैं मछली की आंखों से। क्योंकि मछली की आंखों को बहुत सुंदर माना जाता है तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। हिरण या हिरनी की आंखों को भी बहुत सुंदर माना जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, मीनाक्षी। मीनाक्षी हम देवी के रूप में भी उसको जानते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की का नाम मीनाक्षी है तो उसका मतलब क्या हुआ, मीन अक्षी, अर्थात मछली के समान आंख वाली है जो। अब आप बात समझ गए हैं। तो जिसकी सुंदर आंखें, मछली के समान आंखें हैं, तो हम उसका नाम मीनाक्षी भी रख देते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा कि मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, तो या मृग के समान नयन वाली। तो हमने देखा कि मृग से भी हम आंखों की तुलना करते हैं। ऐसे ही जिसके कमल के समान सुंदर सुंदर आंखें हैं, तो इसमें आपने देखा कि हम नयन की तुलना कर रहे हैं, आंखों की तुलना कर रहे हैं। तो नयन जो शब्द है हमारा, यह हमारा उपमेय कहलाएगा। हमने आंखों को किससे कंपेयर किया, किससे उसकी तुलना की है, हमने की है कमल के साथ। तो जो कमल है वह उपमान कहलाएगा। एक चीज और विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है कि जो उपमेय होता है वह तो हमारे आमने सामने या हमारे पास में होता है, अर्थात हम जिसकी तुलना करते हैं वह तो हमारे पास में ही होता है। लेकिन जिससे हम तुलना करना चाहते हैं, अर्थात जो उपमान होता है, वह हमारे आसपास नहीं होता है। अब जैसे मैंने कहा कि कमल नयन, अब मैं नयन की तुलना कर रहा हूं, तो इस तुलना में आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई शिशु खड़ा है, कोई बालक है, उसकी आंखों को देखकर मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें तो कमल नयन है, अर्थात तुम्हारी आंखें तो कमल जैसी सुंदर है। तो मेरी उसकी जो आंखें वो तो मेरे सामने ही दिखाई दे रही है, लेकिन कमल का फूल तो मेरे सामने नहीं है ना, अर्थात वो हमसे दूर है। तो उपमान अधिकतर दूर ही होता है। आपने एक शब्द सुना है चंद्रमुख या चंद्रमुखी। अब चंद्रमुख में हम क्या करते हैं, मुख की हम तुलना कर रहे हैं। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। हम किससे तुलना कर रहे हैं, चांद के साथ, चंद्रमा के साथ। लेकिन चांद तो हमारे सामने नहीं है, वो तो हमसे बहुत दूर है। अर्थात उपमेय हमारे आसपास होता है, जबकि उपमान हमसे दूर होता है। तो कर्मधारय समास में हम देखते हैं कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कोई वस्तु होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है, और हम उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। उपमान उपमेय की जो तुलना होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई वस्तु होती है, हम उसको दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं। एक बात और विशेष रूप से समझने वाली है कि जो तुलना होती है बेटा, ये तुलना हमेशा गुणों के आधार पर ही होती है या अवगुणों के आधार पर ही होती है। बेमेल की तुलना कभी नहीं होती है। मैं एक वैसे ही आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा कि जो हाथी होता है वह शरीर से मोटे आकार का होता है। अगर मैं कहूँ वह लड़का तो हाथी जैसा पतला है, तो यह तुलना नहीं हो पा रही है, क्योंकि तुलना सही सटीक बैठ ही नहीं रही है। क्योंकि हाथी से जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उसकी, तो मोटापे के लिए ही करते हैं या वजन ज्यादा होने के लिए ही हम उसकी तुलना करते हैं। तो इसलिए तुलना भी होनी अनिवार्य है। उपमान और उपमेय में वो गुणों की समानता होनी भी अनिवार्य है। अब मान लो मैं कह दूं कि वह लड़का तो पेंसिल जितना मोटा है, पेंसिल की तरह मोटा है। अब पेंसिल मोटी तो होती नहीं, पेंसिल तो पतली होती है। तो यह तुलना भी सार्थक नहीं है, निरर्थक है। तो इसके लिए हमें गुणों की विशेषता देखनी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पतला लड़का है, शरीर में बिल्कुल ही कमजोर है, तो हम कह सकते हैं कि वह तो पेंसिल की तरह पतला है, या हम किसी और से उसकी तुलना कर सकते हैं। ये तो सही बात हमारी सिद्ध हो सकती है।
तो अब आप समझ गए हैं कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। एक कोई वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, उसकी हम तुलना करते हैं किसी दूसरी वस्तु से उसके गुणों के आधार पर। तो ये दोनों में ये चीजें हमें विशेष रूप से पहचान लेनी चाहिए। इसके बाद है जी हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है, अर्थात जो आधा पहला भाग होता है इसका, वह संख्यावाची होता है, गिनती वाला होता है, काउंटिंग का बोध कराता है वो। और समस्त पद समूह का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। और जब दोनों पद मिल जाते हैं तो वो किसी ग्रुप का, किसी समूह का बोध हमारे सामने लेकर आते हैं, उसकी जानकारी हमें देते हैं। इसमें विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द को अवश्य जोड़ा जाता है। अब देखिए उदाहरण से, जैसे एक शब्द है तिरंगा। तिरंगा शब्द में आप देख रहे हैं कि पूर्व पद है ती और उत्तर पद है रंगा। ती का मतलब होता है तीन के लिए हम प्रयोग करते हैं, रंगा का मतलब है रंगों का समाहार या रंगों वाला। तो तीन रंगों का समाहार अर्थात जिसमें तीन रंग मिले हुए हैं, हम अपने झंडे को तिरंगा कहते हैं। आपको पता है कि उसमें तीन रंगों का समाहार हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हर झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। आपने देखा कि किसी देश के झंडे में एक रंग भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो पूर्व पद है वो गिनती का बोध करा रहा है और वो बाद वाले की गिनती का बोध करा रहा है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो एक समूह का बोध कराता है। ऐसे आप देखते हैं कि सप्ताह शब्द कहने से 7 दिनों के समूह का बोध हमें होता है। शताब्दी कहने से शत का मतलब होता है 100, तत्सम शब्द है हमारा। अब्द वर्ष, 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब क्या हो गया, शत अब्दों का समाहार अर्थात 100 वर्षों का समाहार। आपने देखा कि 100 सालों की एक विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, उसकी गिनती हमारे सामने लाई गई है। 100 सालों का समाहार अर्थात उसका एक समूह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, और जब वो दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद आपस में मिल जाते हैं तो वो एक समूह का बोध कराते हैं, और यही हमारा द्विगु समास होता है।